हेलो डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स को फर्दर कंटिन्यू करते हैं आज और पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, कोई करेक्टरिस्टिक स्मेल है या नहीं है वो बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, सोल्यूबिलिटी वाटर में या पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल है या नॉन पोलर में है, वो सारी बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि फिजिकल स्टेट है तो लोअर अल्कोहल्स जो होते हैं दे आर कलरलेस लिक्विड्स विद देयर करेक्टरिस्टिक स्मेल। कलरलेस लिक्विड्स विद देयर करेक्टरिस्टिक स्मेल, ठीक है। और जब कार्बन एटम इंक्रीज होते रहेंगे, जब कार्बन एटम 12 से ज़्यादा हो जाते हैं, 12 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये वैक्सी सॉलिड्स हो जाते हैं, जस्ट लाइक वैक्स और सॉलिड हो जाते हैं। फिर है, देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल्स जो होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखिएगा, ये आपके पास अल्कोहल है ROH, दिस इज योर सेकेंड मॉलिक्यूल, दिस वन इज योर थर्ड मॉलिक्यूल एंड सो ऑन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर हुआ ना, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो है ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन। क्लियर? अब इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन से क्या इफेक्ट पड़ता है? इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू द कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, एल्काइल हैलाइड्स एज वेल एज ईथर्स। किस किस से ज़्यादा है? फिर से सुनिए, अल्कोहल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो इनके कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्केन एल्कीन एल्काइन आ जाते हैं, ईथर्स से ज़्यादा है, और एल्काइल हैलाइड्स। यहाँ मैंने कोरस्पॉन्डिंग वर्ड यूज किया है, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल होगा उनमें अल्कोहल्स के ज़्यादा होंगे। रीज़न क्या होगा? ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो यहाँ पे है, इस वजह से। कितनी बात समझ में आई? उसके बाद आपके पास अल्कोहल्स जो है वो 3 टाइप्स के हैं, जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड टर्शरी अल्कोहल्स, या फिर आइसोमेरिक अल्कोहल्स भी होते हैं। उनमें क्या होता है? देखिएगा, आइसोमेरिक अल्कोहल्स यदि आपके पास हैं तो उनमें एन आइसोमर, फिर आइसो और फिर नियो, ये ट्रेंड होता है। एन आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में अगर बात करें तब भी ऐसा ही ट्रेंड ऑब्जर्व होता है, प्राइमरी का ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्शरी का। अब ध्यान से समझिएगा, यदि आपके पास अल्कोहल्स हैं तो उनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो सभी में रहेगा। OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो, वो प्राइमरी में भी रहेगा, सेकेंडरी में भी रहेगा, टर्शरी में भी रहेगा, या फिर एन आइसो नियो तीनों में ही रहेगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो एज इट इज रहेगा। फिर फर्क जो पड़ता है, फिर फर्क पड़ता है साइज ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन। इस वजह से हाइड्रोकार्बन चेन है जो, उसकी वजह से। देखिएगा, जब स्ट्रेट चेन होगा, जैसे कि प्राइमरी के केस में लगाओ या एन आइसोमर में, जैसे सपोज करो आपके पास है ये कंपाउंड है, मान लो दिस इज एन आइसोमर, एन पेंटाइल अल्कोहल, एन पेंटाइल अल्कोहल, 5 कार्बन का हो गया ना। फिर इसका आइसोमर दूसरा बनाते हैं, आइसो वाला, दिस इज योर आइसोपेंटाइल अल्कोहल।
and third one is your neopentyl. ये है नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो क्या होता है, देखिए जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी, देखो यहाँ पर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट है, यहाँ पे ये ब्रांच हो गई, यहाँ पे भी ये देखो कितनी ब्रांचिंग है, तो ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल हो जाता है। तो रूल क्या बोलता है कि मोर इज द ब्रांचिंग लेसर विल बी द सरफेस एरिया। सॉरी, मोर इज द ब्रांचिंग लेसर विल बी द सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना क्या होगा, उतने वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, जो ये OH ग्रुप है इसकी वजह से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये तो हो ही नहीं होगी ना, क्योंकि OH तो तीनों में है ही। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो इसका ज्यादा है, इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसका वंडरवाल फोर्स या इसका सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा है N वाले का। नियो वाले में देखो ऑलमोस्ट स्फेरिकल हो जाता है ये, इसलिए इसका सरफेस एरिया कम है, तो यहाँ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होंगे। तो फिर क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब वही हुआ जो मैं आपको बता रहा हूं कि जितने ज्यादा वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो भी तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे ना, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, दूसरे नंबर पे इसका होगा, और सबसे कम होगा अपना नियोपेंटाइल अल्कोहल का। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे सोल्यूबिलिटी इन वाटर। क्या अल्कोहल्स वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है। तो देखिए अल्कोहल्स के और वाटर के अंदर भी तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसलिए जो अल्कोहल्स हैं, देखिए HOR ये आपका अल्कोहल हो गया, और HOH ये अपना वाटर हो गया। तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल और वाटर में भी होगी। इसका मतलब अल्कोहल वाटर के अंदर मिसिबल है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, बट जैसे जैसे इस R का साइज इंक्रीज होगा, इस R का साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा अल्काइल ग्रुप का साइज, तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होता है उससे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इंक्रीज होती है, क्योंकि जो अल्काइल पार्ट है वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर होगा तो इसका मतलब वाटर को रिपेल करेगा। अगर ये वाटर को रिपेल करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, कम होगी ना। वाटर देखो इसके पास आएगा तभी तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यदि इसका साइज इंक्रीज हुआ तो ये वाटर को रिपेल करेगा, तो वाटर इसके नजदीक नहीं आ पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी, तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एज द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज सोल्यूबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेज। समझ गए। उसके बाद आइए जो डिस्कशन अभी हम करके हटे हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स में क्या होगा या एन आइसोनियो अल्कोहल्स के केस में क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया अभी अभी कि जो स्ट्रेट चेन होगा, जहाँ पे अल्काइल पार्ट स्ट्रेट चेन होगा उसका साइज उतना बड़ा होगा, और जहाँ पे ब्रांचिंग होगी उस अल्काइल का साइज छोटा होगा। ये अभी हम बता के हटे आपको। तो इसलिए यदि हम वाटर में सोल्यूबिलिटी की बात करें तो फिर कौन सा वाटर में मोर सोल्यूबल होगा और कौन सा लेस होगा, तो जो एन आइसोमर है, एन पेंटाइल, आइसोपेंटाइल और नियोपेंटाइल, मैंने अभी आपको ये तीन बताए थे। तो जो एन पेंटाइल अल्कोहल है, मीनिंग जो एन आइसोमर है जिसमें स्ट्रेट चेन है हाइड्रोकार्बन पार्ट, उसकी सोल्यूबिलिटी सबसे कम होगी जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा है। ब्रांचिंग ज्यादा का मतलब हो गया कि अल्काइल पार्ट का साइज वहां पे स्मॉल है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज स्मॉल है, तो इसका मतलब वो सोल्यूबल ज्यादा होगा। जहां हाइड्रोकार्बन पार्ट का साइज ज्यादा है वो वाटर में सोल्यूबल कम होगा। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे अल्कोहल्स की। उसके बाद इनकी केमिकल रिएक्शंस में आइए। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, तो उसके अंदर फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड,
ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा। ये रिएक्शंस हमने पढ़ दी है पहले। तो इसके अंदर फर्दर फर्स्ट रिएक्शन आपके पास है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। एसिडिक नेचर, तो देखिए अगर हम एल्कोहल्स को मेटल्स के साथ मिक्स करते हैं, एक्टिव मेटल्स जस्ट लाइक सोडियम, तो हमें क्या मिलता है 2 मोल सोडियम एल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब आप देखिए मेटल से जब रिएक्शन हो रही है तो हाइड्रोजन गैस भी रिमूव हो रही है और साल्ट भी बन रहा है। ये रिएक्शन क्या इंडिकेट करती है, देखो ये तो मेटल है तो इसका मतलब ये कंपाउंड क्या होना चाहिए, फिर एसिडिक नेचर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एसिडिक नेचर का। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ये आपके पास अल्कोहल है जो, इस बॉन्ड के अंदर देखिए ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ अट्रैक्टेड है। इसका मतलब ये पोलर बॉन्ड है। अगर ये पोलर बॉन्ड है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, प्रोटॉन का रिमूवल यहाँ से हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्या है, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक कंपैरिजन कि आपके पास जो अल्कोहल्स हैं कौन से हैं, जैसे ये आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल, ये है आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल, और ये है आपके पास टर्शियरी अल्कोहल। इन तीनों में हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा अल्कोहल मोर एसिडिक है, कौन सा अल्कोहल लेस एसिडिक है। ठीक है सॉरी, तो मैं क्या करता हूं, इन तीनों से हाइड्रोजन प्रोटॉन को रिमूव कर देता हूं। ध्यान से समझिएगा, मैंने प्रोटॉन को यहां से रिमूव किया। देखिए प्राइमरी अल्कोहल से जब मैंने प्रोटॉन को रिमूव किया तो ये बन गया एल्कोक्साइड आयन, दिस इज एल्कोक्साइड आयन, और ये कौन से बना है, प्राइमरी से बना है। इन द सिमिलर वे यहां से भी मैंने रिमूव किया प्रोटॉन, तो ये एल्कोक्साइड आयन बन गया, इसको भी एल्कोक्साइड ही बोलना है। ऐसे ही यहां से किया तो ये टर्शियरी अल्कोहल से एल्कोक्साइड बन गया। ये 3 एल्कोक्साइड आयन बन गए बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन। एग्री। अब देखिए एल्कोहल्स की एसिडिटी किस बात पे डिपेंड करती है, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयंस। प्राइमरी अल्कोहल की एसिडिटी किस बात पे डिपेंड करेगी कि प्राइमरी अल्कोहल से जो एल्कोक्साइड आयन बन रहा है वो स्टेबल है या नहीं है। सेकेंडरी की एसिडिटी किस बात पे डिपेंड करेगी कि ये जो एल्कोक्साइड बन रहा है सेकेंडरी अल्कोहल से ये स्टेबल है या नहीं है। इन द वेरी सिमिलर वे टर्शियरी अल्कोहल से जो एल्कोक्साइड बन रहा है वो भी स्टेबल है या नहीं है। मीनिंग इन तीनों में से जो एल्कोक्साइड मोर स्टेबल होगा वो उतना इजीली बनेगा। जो एल्कोक्साइड इन तीनों में से मोर स्टेबल होगा वो उतना इजीली बनेगा। और एल्कोक्साइड आयन कैसे बन रहा है, बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन। यदि वो जल्दी बनेगा तो इसका मतलब प्रोटॉन भी जल्दी रिमूव होगा। प्रोटॉन जो जल्दी रिलीज करते हैं या रिमूव करते हैं वो कंपाउंड्स क्या होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं। तो ध्यान से इस चीज को समझो, एसिडिक करेक्टर एल्कोहल्स का किस बात पे डिपेंड करता है कि जो ये एल्कोक्साइड बन रहे हैं ये स्टेबल है या नहीं है। जितने ये स्टेबल होंगे एल्कोक्साइड उतना ही वो आसानी से या उतना ही वो जल्दी से बनेंगे। और वो कब बनते हैं, जब H+ प्रोटॉन रिमूव होता है। तो जब प्रोटॉन जल्दी रिमूव हो जाएगा या इजीली रिमूव हो जाएगा
तो हम नहीं बोलेंगे कि ये बेटर एसिड है या ये बढ़िया एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो अब हमें कुछ हद तक बात समझ में आई कि एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रही है बात। अब क्वेश्चन ये है कि एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी फिर किस पे डिपेंड कर रही है। देखो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नो डाउट, तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अकोमोडेट कर सकता है नेगेटिव चार्ज को। बट फिर भी ऑक्सीजन की ये टेंडेंसी रहेगी कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो किसी तरह से मिनिमाइज हो जाए। ये जो एल्कोक्साइड्स हैं इनकी स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड कर रही है? मिनिमाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए, अल्काइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है। यहां से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां रिलीज करेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ आएगी। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज मिनिमाइज होने की बजाय इंटेंसिफाई या इंक्रीज होने की टेंडेंसी में है ना। ऐसे ही यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप हैं जो क्या करेंगे, कार्बन की तरफ रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कार्बन वाली ऑक्सीजन की तरफ चली जाएगी। ऐसे ही सॉरी, यहाँ पर तीन अल्काइल ग्रुप हैं तो ये क्या कर रहे हैं, कार्बन की तरफ, और कार्बन फिर फर्दर कहाँ करेगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो इनको ध्यान से देखो तो हमें यह समझ में आता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पर जहां पर तीन अल्काइल ग्रुप है टर्शरी से जो बना, सबसे ज्यादा होगी ऑक्सीजन पे, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो यहां से हमें क्या बात समझ में आ रही है फिर, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां मिनिमम है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां मैक्सिमम है ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी बात हो रही है। तो फिर इन तीनों में से मोर स्टेबल कौन सा हुआ? यही हुआ ना। अगर ये मोर स्टेबल है तो ये सबसे इजीली बनेगा या आसानी से बनेगा या जल्दी बनेगा, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग जो अल्कोहल है मतलब प्राइमरी, वो क्या हुआ फिर, मोर एसिडिक हुआ। तो एसिडिक नेचर अल्कोहल्स का अगर हम देखें तो प्राइमरी का ज्यादा है, फिर सेकेंडरी का है और फिर टर्शरी का है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, सेकंड जो रिएक्शन है फिर इसी कैटेगरी में, दैट इज यूर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अल्कोहल्स को जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस R-OH, ये क्या है, अल्कोहल है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर ये करें, कंसंट्रेटेड H2SO4, देन यू विल गेट एस्टर। इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, मतलब जिस रिएक्शन में एस्टर बनता है उसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर आप यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 की जगह कंसंट्रेटेड HCl यूज कर लें तो फिशर-स्पियर एस्टरिफिकेशन बोलते हैं पर्टिकुलरली। ठीक है बात। तो अब इस रिएक्शन के अंदर जो मैकेनिज्म है रिएक्शन का वो देखिए क्या होता है। एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म, रिएक्शन को मैं इरेज कर रहा हूं यहां पे। सबसे पहले देखो आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, H प्लस कहां से आएगा, एसिड से, जो एसिड आप कैटलिस्ट के तौर पे ले रहे हैं। अब देखिएगा ये बॉन्ड टूट के ऊपर जाए अगर ऑक्सीजन पे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, H प्लस कहाँ गया फिर, इस ऑक्सीजन पे, आपको मिला RCOH, इधर भी OH, और इस कार्बन पे फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर इतनी बात। एसिड की प्रोटोनेशन हो गई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस पे ये प्रोटोन आके ऐड हुआ, दिस इज प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद ये है अल्कोहल मॉलिक्यूल,
ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, यहाँ कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन पे अटैक किया और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया अल्कोहल का ऑन कार्बन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो आपको क्या मिला, ये चीज बिल्कुल एज इट इज लिख दी मैंने। इस कार्बन का बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, इस ऑक्सीजन के साथ ये R' है, यहाँ पे H है, और इस ऑक्सीजन पे अब देखो आ गया पॉजिटिव चार्ज। दिस वन इज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ये जो बना है ये है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है तो अनस्टेबल है ना, फिर ये तो क्या होगा, यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। देखिए ध्यान से, ये जो OH है ये यहां से इस प्रोटॉन को लेगा और ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो क्या मिला आपको, यहां पर बन गया OH2, ठीक बात है, और ये है आपका OR'। अब देखिए इस ऑक्सीजन से पॉजिटिव चार्ज है जो वो रिमूव हो गया। जो ऊपर OH है इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं OH ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये टूट के निकल जाएगा। देन वी विल गेट द फाइनल एस्टर प्लस H2O प्लस में H पॉजिटिव। ये मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का। अब इस रिएक्शन को अगर हम देखें, रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है कि इसके अंदर जो क्राउडनेस है, जो बल्कीनेस है, वो कैसे है। अगर ये R है, जो R' है, जो ये स्मॉलर अल्काइल हुए तो बल्कीनेस कम होगी, क्राउडनेस कम होगी, तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्टेबल होगा। इट मींस एज द साइज ऑफ R increases, R in the कार्बोक्सिलिक एसिड एंड R' in अल्कोहल, मीनिंग अल्काइल ग्रुप का साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ ऑर्डर लिखूं रिएक्टिविटी का, तो अल्कोहल्स का जो ऑर्डर है वो ये बनेगा, मीथेनॉल इज मोर रिएक्टिव, then ethanol, then propanol C3H7OH and so on। और अगर मैं लिखूं कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्डर, तो फॉर्मिक एसिड मोर रिएक्टिव, देन एसिटिक एसिड एंड देन सो ऑन। क्लियर, ये है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।